हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का 5th लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का 3rd एप्लीकेशन पढ़ने वाले। लास्ट क्लास में हमने पहला और दूसरा कंप्लीट कर दिया था। 3rd एप्लीकेशन क्या है? Establish relation between different physical quantities। यानी हम जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी है, उस कॉन्सेप्ट को काम में लेकर के कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। अब वो कैसे करना है चलो इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेकर आए आपके सामने। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हम जो बेसिक तरीका होता है सॉल्व करने का, उससे सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट में आपको एक देसी जुगाड़ बता दिया जाएगा जिससे आपका टाइम कम से कम लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए मैं पहला एग्जाम्पल लेकर आता हूँ आपके सामने। इसमें लिखा है टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन मास m, इफेक्टिव लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सो व्हाट इज़ द रिलेशन? यानी जो टाइम पीरियड t है वो मास पर डिपेंड है, इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड है और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है g उस पर डिपेंड है। भाई मुझे नहीं पता कि ये टाइम इन पर किस तरीके से डिपेंड है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो टाइम पीरियड t है वो कुछ इस तरीके से मास, लेंथ और एक्सेलरेशन पर डिपेंड है। ठीक है, m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z कुछ इस तरीके से जो है वो डिपेंड है। हम हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप तरीके को देखते जाना। अब मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ तो यहाँ आ जाता है k एक कांस्टेंट। यहाँ पे जो k है वो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब मुझे इनके बीच एक रिलेशन निकालना है। किस के बीच? t, m, l और g के बीच। तो इसके लिए मुझे x, y और z इनकी जो पावर्स है वो निकालनी पड़ेगी, वो चाहिए। जब मैं इनके अंदर ये पावर की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास रिलेशन आराम से आ जाएगा। मतलब हमें क्या निकालना है? इनकी पावर x, y एंड z। ये t टाइम पीरियड है, ये मास है, ये लेंथ है और ये एक्सेलरेशन है। हम क्या करते हैं, इनके डायमेंशंस जो है वो इस इक्वेशन में, इसे बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। अब ये हमारे पास, मैंने इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। मुझे x, y और z की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। अब मुझे x और y और z की वैल्यू लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, t, m, l और g इन सब का डायमेंशन इस इक्वेशन के अंदर रख देता हूँ। t कौन है? हमारा हमसफ़र है, जिसको हमने अपने दिल में बिठाया है, और जिसको दिल में बिठाया वो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन बताओ क्या था? m0, l0, t की पावर 1 के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। बात अब आती है m की बारी। m का डायमेंशन m1, इसकी पावर क्या है? x। l का डायमेंशन l1, इसकी पावर y और g क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमारा हमसफ़र जिसका डायमेंशन हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए और इसकी पावर क्या हो जाएगी? z। अब इनकी पावर का अंदर क्या करते हैं? अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये m0, l0, t पावर 1 इक्वल टू ये m की पावर x
ये l की पावर y, ये l की पावर z, और इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये z है -2z। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे तब तुमने मैथ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर l जो है बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। m की पावर x, l की पावर y प्लस z और t की पावर -2z। अब यहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? बस एक सिंपल लाइन जो मैंने आपको बताई थी। क्या? अगर तुमको कहीं भी प्लस दिखे, कहीं पर भी माइनस दिखे, कहीं पर भी ग्रेटर देन दिखे, कहीं पर भी लेस देन दिखे, या कहीं पर भी प्रोपोर्शनल साइन दिखे, तो उसको इक्वल वाले साइन में बदल दो। क्यों? क्योंकि इधर का डायमेंशन इधर वाले के डायमेंशन के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही इक्वल साइन दे रखा है, इसका मतलब हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इधर वाला डायमेंशन इधर वाले डायमेंशन के इक्वल होगा, मतलब जो m का डायमेंशन होगा वो यहाँ पर भी m के डायमेंशन के इक्वल होगा। मतलब हम इनकी पावर को इनकी पावर से कंपेयर करके यहाँ से x, y और z की वैल्यू निकालने वाला है। मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब लगेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वल करते हैं। तो x जो है m की पावर x है, यहाँ पर m की पावर क्या है 0, तो x जो है वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर l की पावर 0 है, यहाँ l की पावर y प्लस जेड है, जो y प्लस जेड क्या होगा 0 के इक्वल होगा। यहाँ t की पावर 1 है जो -2z के इक्वल होगा। तो हमारे यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, z क्या हो जाएगा -12। हमारी z की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, हमारी z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस z की वैल्यू को मैं इस z वाली इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है y प्लस जेड, इसके अंदर रख दो तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? y z की वैल्यू रखो -12, 0, y इक्वल टू हो जाएगा +12, और x की वैल्यू हमारे पास पहले से थी। बस x, y, z की वैल्यू आ चुकी है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। किस में रखना है? इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखना है। क्या थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट? t इक्वल टू के m की पावर x, l की पावर y एंड g की पावर z। इसके अंदर हम x, y और z की वैल्यू रखते हैं। तो t इक्वल टू के m की पावर क्या है 0, l की पावर क्या है +12, y की पावर जो z है वो क्या है -12। तो m की पावर 0, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू हो गई कितनी 1। तो क्या आया हमारे पास t इक्वल टू के l की पावर ½ और इस g को भेज दिया नीचे तो क्या हो जाएगा g की पावर +12। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि √l/g। एक्चुअल में ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो k है जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो यहाँ पर k की वैल्यू मिली हमें 2π। कितनी मिली? 2π मिली। तो k इक्वल टू 2π √l/g। ये आ गया रिलेशन जो हमें चाहिए था।
कैसे निकाला, ये रहा आपके सामने प्रोसेस। के की वैल्यू कैसे आई, एक्सपेरिमेंटली आई है। इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस की एक कमी मिल गई हमें कि ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है या जो कोई प्योर नंबर होता है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता ये कौन, डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो था भैया बेसिक तरीका जो यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, देसी जुगाड़ भी बताऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करने वाला है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो यहाँ पे इसने बोला है इन फॉर्म ऑफ जी, जहाँ जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच है प्लांक कांस्टेंट एंड सी है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल, यानी जो टाइम पीरियड टी होगा वो इन तीनों पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक सिंपल तरीका जो भी हमने यूज़ किया था, जो जनरल तरीका, वो हम पहले यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताऊंगा। भाई मुझे नहीं पता कि ये टाइम पीरियड इन पर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो वही हम मान लेते हैं सपोज जो टाइम पीरियड टी है वो जी की पावर एक्स, एच की पावर वाई और सी की पावर जेड कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओ के जी की पावर एक्स, एच की पावर वाई और सी की पावर जेड। वही के क्या है यहाँ पे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। भैया हमें इनके बीच रिलेशन निकालना है, और इनके बीच रिलेशन निकालने के लिए हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए, मतलब इनकी हमें पावर चाहिए, इनकी हमें टोपियाँ चाहिए। तो हम टोपी लाए कहाँ से, वही तरीका, इन सब के डायमेंशंस निकालो और इन सब के डायमेंशंस इसमें रख दो, जिससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इस फर्स्ट जो इक्वेशन है इसके अंदर रख देंगे। टी का डायमेंशन क्या होता है, m0 L0 t की पावर 1, m0 L0 t की पावर 1 इक्वल टू के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, हमारा कोई हमसफ़र नहीं है। जब हमारा हमसफ़र ना हो तो इसको पूछो भाई तेरे अंदर कौन कौन है। जी को पूछा मैंने तेरे अंदर कौन कौन है, इसने बताया कि भैया मेरा फॉर्मूला होता है ये। डायमेंशन किसका चाहिए, जी का, तो फॉर्मूला भी किसका होना चाहिए, जी का। तो मैं जी को यहाँ रखता हूँ, बाकी इन सबको यहाँ भेज देता हूँ। तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। बस फोर्स हमारा हमसफ़र है जिसका डायमेंशन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। आर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एम और एम क्या हो जाएगा, m2। इसने इसको मारा तो ये इसकी जगह पे चला गया, m की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। ये आ गया जी का डायमेंशन। इसी तरह से हमें प्लांक कांस्टेंट एच का डायमेंशन चाहिए, तो इसके लिए भी फॉर्मूला चाहिए हमें। ठीक है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये तेरा हमसफ़र है, ये तेरा हमसफ़र नहीं है। जब हमसफ़र ना हो तो उसको पूछो तेरे अंदर कौन है। तो इसने बताया मेरे को, भैया मेरे पास 1/t है। बस ये भी तेरा हमसफ़र था, ये भी तेरा था। ये क्या है, एनर्जी। इसका डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 t-2। और इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का t-1। बस यहाँ रख के h निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, m1 L2 t-2 तो
एच आ गया अपने पास m1l2t-1। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, हम सफ़र, जिसका डायमेंशन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। अब इनके डायमेंशन रख दो। जी का डायमेंशन क्या निकला है? m⁻⁻1, l⁻3, t⁻−2। h का, इसकी पावर क्या है? x। h का डायमेंशन क्या है? ये m⁻1, l⁻2, t⁻−1 और इस पूरे की पावर क्या है? y। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी l1t-1। तो l1t-1 की पावर z। अब कुछ नहीं करना है, ये जो पावर x, y और z है, अंदर वाली पावर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इक्वल टू, इस x का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो m की पावर -x, l की पावर 3x, t की पावर -2x। इसी तरह से इस y का हुआ m की पावर y, l की पावर 2y और t की पावर -y। z का हुआ l की पावर z, t की पावर -z और ये पूरा। अब जहाँ पर आपको बेस सेम दिखे वहाँ पर पावर ऐड कर लो। m सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, l सेम है इनकी पावर ऐड हो जाएगी और t सेम है तो इनकी भी पावर ऐड हो जाएगी। तो m की पूरी क्या हो जाएगा? m x -x + y, l क्या हो जाएगा? 3x 2y + z, t क्या हो जाएगा? -2x, ये -y n -z। अब लगाना है तुमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। अब क्या करना है भैया? इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन के इक्वल है, मतलब जो m की पावर यहाँ पे होगी वो इक्वल होगी इस वाले m की पावर के, यानी कि -x + y किसके इक्वल है? 0 के। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x = y। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y + z = 0। इक्वल टू क्या है? 0। इस x की वैल्यू मैं अगर इसमें रख दूं तो क्या हो जाएगा? x की जगह y आ जाएगा, 3y + 3y और 2y कितना हो जाएगा? 5y + z = 0। इस इक्वेशन को भी थोड़ा साइड में रहने दो। अब यहाँ पे है 1 = -2x -y -z। इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा? -2y -y - z, यानी कि 1 = -3y - z। ये इक्वेशन, इसको मैं ऐसे लिख दूं, z = -5y और इस z की वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो क्या हो जाएगा? 1 = -3y माइनस, और ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5y, तो ये कितना हो जाएगा? 2y = 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। ये मिल गई हमें y की वैल्यू। यहाँ से हमें मिल गई x की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x = क्या हो जाएगा? 1/2। और z की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी। y की वैल्यू है ना हमारे पास -5, y की वैल्यू कितनी है? 1/2, यानी हमारे पास y की आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है और z की वैल्यू आ चुकी है।
भैया x है, y है, z है, बस इन वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। ठीक है, चलो रखते हैं। t इक्वल टू के g की पावर क्या थी x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू h 1/2 और c की वैल्यू -5/2। ये माइनस में है तो मैं इसको नीचे लेके चला जाता हूँ। तो t इक्वल टू के g की पावर हाफ h की पावर हाफ अपॉन c की पावर 5/2। 1/2 को अगर मैं साइड में लेके इसको रूट में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू के g h c की पावर 5 और ये पूरा रूट। भैया हमें पूछा क्या है, प्रपोर्शनल टू, तो हम k को किस में चेंज कर देते हैं, प्रपोर्शनल वाले साइन में, तो t प्रपोर्शनल टू g h अपॉन c की पावर 5। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। अब तुम खुद देखो कि अगर तुम इस जेन्युइन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें इतनी सारी इक्वेशंस मिलेगी। भैया तुम्हें नीट के अंदर 1 मिनट मिलता है और तुम अगर 1 मिनट में इस इक्वेशन के अंदर उलझ गए, ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम होगी। एक तो तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत होगा, दूसरा तुम्हें जब आगे वाले क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें एक डर रहेगा, यार मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ही कम से कम टाइम के अंदर हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास एक देसी तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ऑप्शंस को उठा करके चेक करें। क्यों? क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल वाले साइन को चेंज कर दो इक्वल वाले साइन में, क्योंकि इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल होता है। प्रोपोर्शनल वाला साइन होगा, ठीक है, मतलब जो t का डायमेंशन होगा वो इस पूरे के डायमेंशन के अगर इक्वल है, वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बट इसमें भी कुछ लोग गलती करते हैं, वो सीधा डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, वो पागल है। क्यों? भैया एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर को ये पता है कि तुम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसलिए वो फर्स्ट ऑप्शन का भी आंसर देगा ही नहीं। तो हमें कहाँ से सॉल्व स्टार्ट करना है, सेकंड से। मुझे आपको पता है यहाँ पे फोर्थ है आंसर, लेकिन मान लो अगर आपको नहीं पता होता तो आपको सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करना है, चेक करना। कैसे करना है सुनो, इसे नोट कर लो, फिर हम बताते हैं आपको देसी जुगाड़। मैं उठाता हूँ सेकंड ऑप्शन। क्या है, t किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इनके प्रोपोर्शनल, तो t प्रोपोर्शनल टू h c की पावर 5 अपॉन g। t का डायमेंशन क्या होना चाहिए, t1 होना चाहिए, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, t1 होना चाहिए। अब इन सब के डायमेंशन रखो, यहाँ पे इन सब के डायमेंशन रखो। क्या था इन सब के डायमेंशन, c का था L1 t-1, g का क्या था f। मैं डायमेंशन कभी याद नहीं रखता, मैं हमेशा निकालता हूँ, तो आप भी निकालिए करिए। r² अपॉन m1 m2 m1 L1 t-2 L2 m2 इनके बाद -1 L3 t-2 और h का क्या हो जाएगा, m1 L2 t-2 h t-1। इसने इसको मारा तो ये मर गया, ये हो गया। अब ये डायमेंशन बस इसमें रखना है हमको। h का डायमेंशन क्या है, m1 L2 t-1, ये है g का डायमेंशन। तो हम पहले c का डायमेंशन लेना पड़ेगा, L1 t की पावर -1 की पावर 5
और नीचे आ जाएगा जी का डायमेंशन m-1 L3 T⁻²। अब तुम्हें इसे आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कैसे भैया, यहाँ पे ओनली T1 होना चाहिए, मतलब इसमें ना तो m होना चाहिए और ना ही l होना चाहिए। मैं पहले m को देखता हूँ, m⁻⁻1 है, ये ऊपर जाएगा यानी m⁻²। अभी m⁻² किसी से नहीं कटने वाली, मतलब m रहेगा ही रहेगा, मतलब सेकंड ऑप्शन अभी हमें चेक नहीं करना है, छोड़ दो। अब आ जाओ थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या है, c⁵ Hg। इसमें हमें क्या चाहिए, T1। इसको देखते हैं, Cl1 T⁻⁵ H क्या है, H है m1 L2 T⁻⁻1 और G क्या है m-1 L3 T⁻²। देखो भैया, m ने m को मारा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर देखते हैं T⁵ अपॉन ये L2 है, ये L3 है, ये L5 हो जाएगा, ये T⁻⁻ क्या हो जाएगा 3। इस L5 ने L5 को मारा, ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके 8, T⁻8 हो जाएगा, मतलब जब ये रूट हटेगा तो T⁻⁻4 होगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। फिर फोर्थ चेक कर लो, फोर्थ क्या है, GH/c⁵। इसमें क्या होना चाहिए, T1 होना चाहिए, G का डायमेंशन -1 L3 T⁻², H का डायमेंशन m1 L2 T⁻1, G का L1 T⁻⁻1⁵ और इस पूरे का रूट। इसने इसको मारा, ये कितना हो जाएगा, L5 T⁻⁻3, ये L5 T⁻⁻5, ये चला गया ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा T⁻⁻3 T⁻+5 और यहाँ पे L5 से L5 कट गए हैं, तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर पूरा रूट है अभी तो कितना हो जाएगा L⁻², यानी कितना आ जाएगा, सॉरी T⁻² कितना आ जाएगा T1, यानी हमारा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तो ये सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम इस देसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम अपने देसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी f ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मतलब एक जो तना हुआ जो वायर है उसकी बात हो रही है, डिपेंड्स अपॉन द टेंशन फोर्स F, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ द स्ट्रिंग डेराइव द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जो तना हुआ तार है, जो स्ट्रेच वायर है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो टेंशन फोर्स, उस स्ट्रिंग की लेंथ और इसका यूनिट मास पर यूनिट लेंथ जो है उस पर किस तरीके से डिपेंड करेगी वो हमें बताना है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं और मैंने बताया कि जब भी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेना पड़े, अभी हम जो मेथड काम में लिया था देसी तरीका, उसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। जब भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेंगे कभी भी पहले ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, ये हमारी आदत रहेगी, याद रखना। सबसे पहले हम उठाते हैं सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, F प्रोपोर्शनल टू 1/L μ/F। सबसे पहले हम इनके डायमेंशंस चाहिए हमें, और वो डायमेंशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
फ्रीक्वेंसी का होता है T⁻⁻1, L का क्या होगा L1, फोर्स m1 L1 T-2, और म्यू जो है वो यूनिट मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि यूनिट लेंथ पर क्या है मास है, यानी कि m1 L-1 इसका क्या होगा डायमेंशन होगा। बस अब ये डायमेंशंस यहाँ पे रखने हैं, क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल है और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि प्रोपोर्शनल हो तो इसको इक्वल के साइन में बदल दो। क्यों? क्योंकि उधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। मैं इसको साइन को यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ का डायमेंशन इस डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए -1, यानी इस पूरे जुगाड़ का डायमेंशन अगर T⁻⁻1 के इक्वल हो गया तो ही हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलो चेक कर लेते हैं क्या है। 1/L1 म्यू का कितना m1 L-1 अपॉन फोर्स का m1 L1 T-2, m से m गया, इस t को मैंने ऊपर भेजा, क्या हो गया 1/L1 T⁻⁻2 L⁻⁻2 T⁻⁻2, इस पूरे का रूट हुआ तो क्या हो गया, इस पूरे का हो गया L-1/T⁻⁻1, ठीक है। इसका मतलब इसमें L जो है वो हमारा बच रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। चलो थर्ड ऑप्शन लेते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/L F/μ। ये क्या है, हमें ये चाहिए, चलो इसको चेक कर लेते हैं। 1/L1 F क्या है m1 L1 T-2, म्यू क्या है m1 L-1, इसने इसको मारा, ये L-1 चला गया ऊपर, तो 1/L1 क्या हो जाएगा L⁻2 T⁻2, ये रूट हट जाएगा तो 1/L1 L⁻1 T⁻1, इस सेल को मारा, पीछे क्या बचा हमारा T-1, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। अब हमें फोर्थ ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है। बस इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अब सबसे बेहतर तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी हमारा देसी जुगाड़। चलो अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। भैया इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे हम हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई और हो, कोई परफेक्ट नहीं है, किसी न किसी में कुछ ना कुछ तो कमियां रही है। अब जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस को काम में लिया, उसके एप्लीकेशंस पढ़े, तो मुझे बहुत सारी इसमें कुछ कमियां दिखी, वो कमियां मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। लेकिन मैं इस कमियों को पढ़ाऊँगा एक अलग तरीके से, जिससे ये कमियां हमेशा तुम्हारे दिमाग में चिपक जाए। अब इस लिमिटेशंस को समझने के लिए मैं यहाँ पे इस कोपचे के अंदर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, और ये एग्जाम्पल अभी जस्ट करवाया हुआ है। कौन सा? T∝ टू m⁻x L⁻y और g⁻z। इस प्रोपोर्शनल को हमने हटाया था और हमने लिखा था k m⁻x L⁻y और g⁻z, और k को हमने क्या बोला था? k को हमने बोला था डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्या बोला था? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया था तब हमारे पास जो है वो k L/g आया था, और हमने बोल दिया था कि जो k की वैल्यू है 2π, वो हमें कैसे मिली थी? एक्सपेरिमेंटली।
ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिली हुई है। अब सारी की सारी लिमिटेशंस मैं इस पे आपको याद करवाने वाला हूँ। आप मुझे बताओ, जब इस प्रोपोर्शनल को मैंने हटाया तो मेरे पास आया डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट को जब हमने लास्ट में जब सॉल्व किया तो के ऐसा का ज़रा, और हमने एक्सपेरिमेंटली लिख करके बोल दिया कि जो 2 पाई है वो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला है। इसका मतलब के की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस के पास इस के के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये इसकी है पहली कमी। क्या है? फर्स्ट, डायमेंशनल analysis does not give any information about pure number and डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एग्जाम्पल जैसे t इक्वल टू 2 रूट L/G, या जैसे फिर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला ले लूँ 12 mv², इसको भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से डेराइव कर सकते हैं। इसमें ये जो प्योर नंबर है, ये जो प्योर नंबर है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस डायमेंशनल एनालिसिस के पास, यानी इन वैल्यू को हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ये तो थी इसकी पहली कमी। दूसरा क्या है, अभी तक हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन किए और तीनों के अंदर आपने देखा कि ये जो इस साइड वाली फिजिकल क्वांटिटी है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लोगों पे ही डिपेंड थी। भाई 3 एग्जाम्पल किए, उसमें ये जो इधर वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लोगों पर डिपेंड थी? 3 लोगों पर। क्या 4 लोगों पर डिपेंड नहीं हो सकती? क्या 5 वाले पे अगर डिपेंड हो तो क्या उसको हम डेराइव नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले हम लिख देते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूला with dependence on more than 3 physical quantities cannot derived from dimensional analysis, but it can be only checked। क्या मतलब है भैया? अगर 3 से ज़्यादा लोगों पर डिपेंड वाला अगर कोई इक्वेशन तुम्हें डेराइव करना है तो आप उसे डेराइव नहीं कर सकते। हाँ, आप उससे चेक जरूर कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली सही है या गलत। भाई चेक क्यों नहीं कर सकते? जैसे सुनो, जैसे मान लो जो y, एक मान लेते एक y फिजिकल क्वांटिटी है जो a, b, c पर डिपेंड है, और एक कंडीशन यह है कि वो 4 लोगों पर डिपेंड है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनती है एक्स वाई जेड की। अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने जाए तो क्या डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। भाई जब 3 की स्थिति में डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है तो 4 की इस कंडीशन में तो और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल है,
इसलिए बोल दिया जाता है कि अगर 3 से ज़्यादा लोगों पर डिपेंड वाला कोई इक्वेशन डेराइव करना हो तो हम उसको डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते। ये थी इसकी 2 कमी। ठीक है, 2 कमी और लिखाने वाला हूँ मैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। थर्ड क्या है, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले डेराइव किए हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, तो उसमें हमने ये देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है या तो उनके बीच मल्टीप्लिकेशन है या फिर उनके ऊपर पावर लगी हुई है। या तो मल्टीप्लिकेशन है या पावर लगी हुई है, इसका मतलब एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाला अगर कोई फॉर्मूला हुआ तो हम उसको डेराइव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उसको हम नहीं कर सकते। क्या है? इफ the relation between different physical quantities is in form of multiplication या पावर, so it can be derived। अगर जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, वो मल्टीप्लिकेशन कैसा हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर पावर वाला हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? डेराइव कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूँ तो यही लिख दो आप, t प्रोपोर्शनल टू m की पावर x l की पावर y g की पावर z। इसी तीसरे के अंदर मैं एक और लाइन लिखने वाला हूँ, if the relation between different physical quantities is in form of एडिशन या सब्ट्रैक्शन, so it cannot be derived। एग्जाम्पल, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इनको हम डेराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि जहाँ पर भी तुमको प्लस दिखे, जहाँ पर भी तुमको माइनस दिखे, जहाँ पर भी तुमको ग्रेटर देन, लेस देन, प्रोपोर्शनल वाला साइन दिखे, उसको हम इक्वल के साइन में बदलते हैं, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है? सेम। मतलब इस वाले का डायमेंशन, इस वाले का डायमेंशन और इस वाले तीनों के डायमेंशन क्या है? इक्वल है। यहाँ पर भी तीनों के डायमेंशन क्या है? इक्वल है। इसलिए हम इसको जो है डायमेंशनल एनालिसिस से इसको हम डेराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फोर्थ। अभी तक हमने जो इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं वो हमने सब नॉर्मल वाले किए हैं। क्या हमने कहीं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को डेराइव किया? क्या हमने कोई लॉग वाला फॉर्मूला डेराइव किया? यहाँ कहीं पर भी हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले कोई रेशियो फॉर्मूले कोई डेराइव किए? नहीं किए। इसका मतलब हम उनको डेराइव नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड logarithmic
कैन नॉट बी डेराइव्ड। जैसे कि मान लेता है कोई इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर तुम्हें कोई रीजन पूछे तो बोल देना डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने की वजह से ये डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस होने की वजह से हम इसको डेराइव नहीं कर सकते। और अगर कोई यहाँ पर पूछे इसका रीजन तो बोल देना, क्या बोल देंगे? डायमेंशंस क्या है इनका? सेम है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल टू n की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये थे डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ कमियां जो शायद आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरह से फिट हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।